हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग एक टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 20 क्वेश्चंस हमारे साइंस के हैं और 20 क्वेश्चंस लगभग हमारे रहेंगे ज्योग्राफी के। तो चलिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतवर्ष आकार में विश्व का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग पूछी जा रही है, तो हमारे भारतवर्ष का जो आकार में स्थान है वो 7वां स्थान है। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ से मैं सेकंड ऑप्शन लगा देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, हमारा सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है। दोस्तों, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या सभी लोग जानते हैं, हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो भी सेकंड होने वाला है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है राजस्थान। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप लोग अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो उसमें राजस्थान और सिक्किम में बहुत ज्यादा अंतर देखेंगे। सिक्किम बिल्कुल नॉर्थ में है और राजस्थान हमारा पश्चिम में है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अक्षांश जो है वो अक्षांश अगर हम लोग देखेंगे तो अक्षांश तिरछी रेखाएं होती हैं दोस्तों। तो तिरछी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं। आप पश्चिम से पूरब भी कह सकते हैं और पूरब से पश्चिम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो राजस्थान है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कई बार पेपर्स में देख चुका हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कर्क रेखा जहां जहां से गुजरती है उसको आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ से एक ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा झाड़ करके। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, सारे जो इंडिया का मैप होगा उसमें सारे स्टेट्स को देखोगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हमारा होने वाला है झारखंड। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे हम लोग टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है गांधीनगर। तो यहाँ से हम लोग गांधीनगर को टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। तो दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा के बारे में कई क्वेश्चन हमें पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है, निम्न भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो 8 है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा इसको याद रखोगे, 8 को। तो हमारा आंसर नंबर 8 सही होगा। 8 को क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं कि कौन कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम है, कौन कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में है, कौन दक्षिण में स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो है मणिपुर। तो मणिपुर को ऑप्शन को टिक करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों, हम लोग कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कर्क जो भारत से गुजरती है वो कौन सी है दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को आगे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये ऐसे कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, सभी को पता होगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, पृथ्वी किस तरह से अपनी धुरी पे घूम रही है, अपने अक्ष पे किस तरीके से घूम रही है उसको समझना पड़ेगा। कहाँ दिन छोटे होते हैं, कहाँ रात बड़ी होती हैं, क्या कंडीशन होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं ज्योग्राफी का एक लेक्चर बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको मैं ये सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है दिल्ली। तो दिल्ली को क्लिक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ डिस्कस करते हैं। गुजरात के सबसे पहले पश्चिम गांव, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक चीज यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। गुजरात के सबसे पहले पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बंगला के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला 2 घंटा। तो दोस्तों ये आंसर ऐसा है कि आपको रटना ही पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये हमें जब मैप देखेंगे तभी हमें पता लग पाएगा। तो दोस्तों इसको एज इट इज ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये पीसीएस में पूछा जा चुका है एक बार, पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है हमारा रीवा। तो रीवा को आप लोग टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा है, इसको आप लोग एक बार मैप में जरूर देखोगे, और उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं या उसके आसपास जो भी जिले हैं या जो भी राजधानियां हैं, उनको आप लोग एक बार पेपर्स में देख के जरूर जाओगे। तो यहाँ से हमें निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो रीवा सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ से मैं एक थोड़ा सा इंडिया का आपको मैप बना के दिखा रहा हूँ, एक सिंबॉलिक मैप है दोस्तों। यहाँ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भारतीय मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो सपोज करिए दोस्तों ये है हमारा भारत का मैप, मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद से होकर, यूपी से होकर इस तरीके से गुजरती है। तो मोस्टली हमारा जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में से ये रेखा गुजरती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जो महाराष्ट्र है वो पश्चिमी भाग में पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो गलत ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, तो वो होगा महाराष्ट्र। यही हमसे पूछा गया कि नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी अक्षांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? दोस्तों कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस भी हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग एज इट इज ऐसे ही याद रखोगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा 10:38। तो 10:38 पूर्वाह्न हमारा सही आंसर होगा। इसको आंसर को टिक करिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो पेपर्स में हमारे पूछे जा रहे हैं, इनको यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको 100% ये आंसर पता होगा। तो हमारा जो आंसर है वो मैं अभी बोल भी चुका था, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इसको आप लोग याद रखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 82.5 को याद रखिए। अगर 82.5 ऐसे लिखा होगा तब ये भी ठीक है, और 82.5 ऐसे लिखा हुआ तब ये भी ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे किस नगर से होकर जाती है। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके थे, हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है इलाहाबाद। तो यहाँ पर इलाहाबाद को टिक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों अब इस समय प्रेजेंट जो स्थिति है उसमें इंदिरा पॉइंट अब क्या हो रहा है, समुद्र में डूबता चला जा रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। थोड़े दिन बाद हमें लगेगा हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने दक्षिण का डिस्कस किया, अब हम पश्चिम का डिस्कस कर रहे हैं। तो पश्चिम का जो बिंदु है वो कहाँ पर है, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 68 डिग्री और 7 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग याद इसको टिक करेंगे, 68 डिग्री और 7 मिनट, ये भी होगा गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ पर है, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। 3 ऑप्शन को क्लिक करिए, फिर आगे बढ़िए दोस्तों।
जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से मिलती हैं, कौन सा राज्य ऐसा है जो एक दूसरे देश के साथ सीमा साझा करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार देख के जाने हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला मणिपुर। तो मणिपुर को टिक करिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मणिपुर को टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व की तरफ अवस्थित हो, ये क्वेश्चन देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। अगर आपने सही से भारत का मैप नहीं देखा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला है, इन ऑप्शंस के अनुसार हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है लखनऊ। आप हैदराबाद की पोजीशन को देख लीजिए, बंगलुरु की पोजीशन को देखिए, भोपाल की पोजीशन को देखिए, उनमें सब में हमें जो लखनऊ है वो सबसे पूरब में दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड को क्लिक करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। देखिए यहाँ पर लगे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिए, लगे होगा यहाँ। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, इसी तरीके से चाइना से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इसका पूरा एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप वीडियो को देख लीजिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो दोस्तों 20 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमारे कई बार पेपर्स में भी पूछे जा चुके थे और हमें आगे भी देखने को मिलते रहेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों हम लोग एक नए टेस्ट को हल करेंगे। अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक पूरा व्हाइट बोर्ड पे पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक लेक्चर बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लेंगे। वो लगभग 35 मिनट का लेक्चर है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे। और उस लेक्चर में यहाँ जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस लेक्चर में 100% मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो, अब हम ऑप्शन को देखने के बाद ही हमें पता लग जाता है हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा को क्लिक करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे भारत में स्थित है वो है लोथल। मैं इससे पहले भी आपको उस लेक्चर में बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें हड़प्पा नामक एक स्थान पर खुदाई हुई, सबसे पहला स्थल जो प्रकाश में आया था वो हड़प्पा था। इसी के नाम से हमारी सभ्यता जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हमने देखा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तो हमारे भारत में स्थल कौन सा? लोथल। इसको हम लोग सही क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। देखिए दोस्तों रंगपुर कहां पर है ये पूछना चाह रहे हैं। तो रंगपुर कहां पर है? सौराष्ट्र में है। तो दोस्तों यहां से हम लोग अपने ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? यहाँ पतन नगर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको सही कर लेंगे, पत्तन नगर। इसको पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको लेक्चर में भी बता चुका हूँ। जो पोर्ट था वो कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है दोस्तों। यहाँ से हम लोग लोथल को क्लिक करेंगे, लोथल हमारा सही ऑप्शन है। अब मैंने बताया था लोथल कहाँ? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के चारों तरफ हम लोग देखेंगे, हमें एक समुद्र दिखाई देता है जिसका नाम है अरब सागर। तो अरब सागर किनारे था यहीं, इसीलिए यहाँ पर पोर्ट मिला है। और यहाँ के लोग किससे व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे उनके साथ व्यापार करते थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे जो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल हमें प्राप्त हुआ वो है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी को क्लिक करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यहाँ से मैं आपको जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चन और हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग साइंस के डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं अपने लेक्चर को जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ऑप्शन सही होने वाला वो है भोगबा नदी।
तो भोगबा नदी को आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसीलिए ये पेपर्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भोगबा नदी को क्लिक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। अब देखिए लोथल कहाँ पर है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, लोथल जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात पे हम लोग जल्दी से क्लिक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस कोई किसी न किसी पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कोई सा भी कंपटीशन देने जा रहे हो, चाहे रेलवे का, चाहे पीसीएस का, चाहे यूपीएससी का, या किसी भी आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा कराई जा रही है, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख के आप लोग जरूर जाना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर की होगा दोस्तों, यहाँ पर की कर लीजिए आप लोग, की नदियों के तट पर बसी थी। अब देखिए, अब इसका नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे ये सभ्यता हमें मिली है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है उपरोक्त सभी। ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाब और झेलम। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको एक पिक भी दिखाई थी, तो पिक किसकी थी, पशुपति जी की थी। तो पशुपति जी की तरफ मैंने बताया था, उसमें कई जानवर मिले हैं, हिरन का भी अंकन मिला है हमें, हाथी, भैंसा, गैंडा, इस तरीके के जानवर हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी जानवरों के बारे में भी पूछने को आ जाता है दोस्तों, तो आप लोग क्या करोगे, वो लेक्चर देख लोगे, वहाँ से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है पशुपति। तो पशुपति को क्लिक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, दोस्तों किस पर विश्वास करते थे, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो ये लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। तो मातृ शक्ति, अभी सिंधु घाटी सभ्यता को आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये थी कि जिससे इनको फायदा मिलता था ये लोग उसी की पूजा करने लगते थे। जैसे आपने देखा होगा, जमीन की ये लोग पूजा करते थे, उसको धरती माता के रूप में मानते थे। इसी तरीके से वृक्षों की वहां पर कुछ ऐसे अंकन मिले हैं जहां पर पीपल का वृक्ष है और उनके बीच में एक देवता को निकलते हुए दिखाया गया है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये लोग जो है वो वृक्ष को वृक्ष देवता की तरह पूजते थे। तो इस तरीके के भी सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। इससे पहले हम लोग क्लिक कर चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है लोथल। तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, हमारे समय का लॉस होगा। तो लोथल पर क्लिक करिए, जल्दी से क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे सर जॉन मार्शल। ये सारे क्वेश्चन आपको जो मैं लेक्चर बना चुका हूँ उसमें आसानी से मिल जाएंगे, तो एक बार उसको जरूर देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो दयाराम साहनी का नाम आप लोग जरूर याद रखोगे, दयाराम साहनी के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है। अब देखिए दोस्तों मैं इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए डालता हूं कि जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहां पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो यही ठीक होगा, लोथल। देखिए इससे पहले मैं बता चुका हूं, हड़प्पा की जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा। सुरकोतड़ा की जो खुदाई की गई है या प्रकाश में लाया गया वो जगपति जोशी के द्वारा लाया गया है। लोथल SR राव के द्वारा प्रकाश में लाया गया है, या वहां पर खुदाई इनके द्वारा की गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिए। फिर आगे चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है। दोस्तों देखिए ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको 6 पुरा स्थल आपको याद रखने हमेशा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, सुरकोतड़ा। ये कुछ स्थल ऐसे हैं जो आपको हमेशा परमानेंटली याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमें यही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा लोगों को। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ये लोग अपने ऑप्शन को करेंगे लोहा। लोहा यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है तांबा। तो तांबे को आप क्लिक करिए। उस समय ये लोग सोना, चांदी, तांबा सबका यूज करते थे, लेकिन लोहे से अपरिचित थे। लोहे का प्रयोग हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है तांबा। और लोहा तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। देखिए दोस्तों, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर होगा ए कनिंघम। तो इसको कनिंघम लिखिए। आंसर जो हमारा सही होने वाला है वो है कनिंघम। तो ये एज इट इज याद रखना है, क्योंकि ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर कुछ जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हम लोग, ये फैक्ट है, इसको आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और आप लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो कुएं की प्राप्ति हुई है वो मोहनजोदड़ो से हुई है। तो यहाँ भी हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है मोहनजोदड़ो। यहाँ मोहनजोदड़ो आप याद रखोगे। यहाँ पर एक स्नानागार भी मिला है, और उस स्नानागार में पानी कहाँ से लाया जाता था? कुओं से भर भर के डाला जाता था। तो ये मैंने आपको बताया भी है, तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में एक स्थल की खुदाई में मिला है। तो इसको धौलावीरा को आप याद रखोगे। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो यहाँ से हम लोग गुजरात भी याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, अभी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, गुजरात में स्थित है। इसी क्रम में हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, ये 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों सारे क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एक बार जरूर देख के जाना। कोई भी पेपर देने जा रहे हो, यहाँ से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी मिलता है तो दोस्तों आपके अंदर वो समझ पैदा हो जाएगी जिससे आप लोग अपने आंसर को सही कर सकते हैं, या कुछ आपको हेल्प जरूर मिल सकती है। तो चलिए हम लोग साइंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है टेक्नीशियम। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नाम है, लेकिन आपको याद रखना है टेक्नीशियम पहला तत्व है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, मेथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। दोस्तों देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला वो है अपकेंद्रीय बल। तो यहां से आप लोग अपकेंद्रीय बल पर क्लिक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आपको ये भी सारे ऑप्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके के बल कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो इसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनेगा, तो उसमें हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समुद्र में प्लवन, यहां पर प्लवन होगा, प्लवन मीन्स तैरना। प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अभी ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो 1/9 भाग। तो यहां से हम लोग 1/9 भाग को क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइसबर्ग क्या है, 1/9 भाग सतह से ऊपर रहता है, और इसका जो 10वां भाग है वो पानी में डूबा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है। तो यहां से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। पानी की सतह के ऊपर बाल्टी हमें भारी महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है, जो सही होने वाला ऑप्शन है वो है शरीर डूब जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शरीर डूब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्लिक करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन मैं इसको देख चुका हूँ, कई पेपर्स में भी पूछा जा चुका है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है घनत्व। तो ये घनत्व के ऊपर निर्भर करता है बादल तैरने का, जो भी यहाँ पर होता है कि जो घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरता है। तो आप लोग ऐसे इसको याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा कि उतना ही होगा, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्फ का टुकड़ा ऊपर टहल रहा है, अगर वो पिघल भी जाता है तो पानी का जो जल स्तर है वो उतना ही बना रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। और इसको सही करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है 2, ऑप्शन नंबर 2 विश्राम स्थिति से संबंधित है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है क्योंकि समुद्र का जल जो है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो नमकीन होता है तो आसानी से व्यक्ति क्या है, समुद्र के जल के ऊपर आसानी से तैर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ क्लिक करके फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है। दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा आपको। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम लोग फर्स्ट को क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी से सागर में अगर कोई जहाज घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे। तो 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लिक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो इसको एज इट इज याद रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों, साइंस का प्रमाणित किया हुआ तथ्य है ये। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है कांच। अगर देखिए प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यहाँ पर कांच हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। और कांच को क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ जो सत्य कथन है वो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट को क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश का ही वेग होगा। तो फर्स्ट को क्लिक करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये साइंस में भी आता है, ये ज्योग्राफी में भी आता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे 8 मिनट 18 सेकंड। अब यहाँ पर सिर्फ 8 मिनट दिया है तो हम लोग इसको 8 मिनट ही याद रखेंगे। वैसे इसको 8 मिनट 6 सेकंड भी दे रखा होता है कहीं कहीं। तो इस तरीके से 8 मिनट है तो 8 मिनट पे क्लिक करिए। कभी कभी 18 सेकंड भी दे रखा होता है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको 8 मिनट 18 सेकंड भी अगर दे रखा हो तो ये भी आपका सही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। 3 को क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है नियॉन। नियॉन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करिए आप लोग। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, नियॉन। इसको क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रकाश तरंगों के वायु से सांस में जाने पर जो 4 प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यही हमें देखना है दोस्तों। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4,
तरंग, तरंग धैर्य, अच्छा ये दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे तरंग, दैर्ध्य, धैर्य और वेग। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है दोस्तों प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से सही होगा। फर्स्ट को क्लिक करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग एज इट इज याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इसको पढ़ के जरूर जाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूरी सीरीज बनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ एक है कि आपको जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए उनका रिवीजन कराना, क्योंकि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 40% क्वेश्चंस किसी भी पेपर में रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो इनको आप जरूर आसानी से हल कर सकें, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? तो दोस्तों देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं पेपर्स में देख चुका हूं। तो यहां से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है आवृत्ति। 18 का सेकंड हमारा सही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का वर्णन किस परिघटना का परिणाम है? तो जो साबुन का झाग है उस पर हमें कुछ चमकदार रंग दिखाई देते हैं, वो किस घटना के कारण होते हैं वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और फर्स्ट को क्लिक करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये सब समझना है, इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने आंसर को क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला वो है हीरे से कांच में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकने का कारण भी यही होता है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट है ऑप्शन वो सही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हमने किसके किसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और 20 हमारे पास साइंस के क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग आगे भी इस तरीके की प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को अच्छी तरीके से थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और जितने भी ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, आप कोई भी पेपर देने जाओ उसको एक बार जरूर देख के जाना, यहाँ से आप 100% आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी जरूर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सम्मान आपको। ठीक है, थैंक यू।